हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार स्पेशल का प्रैक्टिस सेट और ये तीसरा सेट है प्रैक्टिस सेट का। दो प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हो चुका है और जो प्रैक्टिस सेट है वो एल्टेरिया के बुक से हम इसको करवा रहे हैं। ठीक है, एल्टेरिया का बुक है जो कि अभी अभी आया है न्यू बुक। और ये दोस्तों बीपीएससी, बीएसएससी और बिहार एसआई और जो शिक्षक भर्ती है इन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर देखें। अगर आप बिहार के रिलेटेड कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। 50 क्वेश्चन का ये सेट है जिसमें हम डिटेल में भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन का ये सेट हम करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर और वीडियो नहीं देखे हैं पहला पार्ट और सेट 1 और सेट 2 तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 50 क्वेश्चन का सेट है और इसमें टोटल 45 प्रैक्टिस सेट है और डेली देखिए 45 प्रैक्टिस सेट है और सभी में 50 क्वेश्चन है। तो देखिए कितना क्वेश्चन आपको 2250 क्वेश्चन कवर हो जाएगा अगर आप इस सेट के पूरे सीरीज को देखते हैं तो। और अगर इतना काफ़ी होगा अगर बीपीएससी के एग्जाम तक या फिर बीपीएससी टीचर का एग्जाम है उस सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2023 का ये बुक है और इसमें देखिए केंद्रीय बजट 2023-24 और आर्थिक सर्वे 2022-23 को भी सम्मिलित किया गया है। बिहार बजट से भी क्वेश्चन डाला गया है, आर्थिक सर्वेक्षण, ये इस बुक की विशेषता है। और जनगणना और उसकी नवीन रिपोर्ट जो भी है जनगणना से रिलेटेड उससे क्वेश्चन है और बिहार से संबंधित जो व्यक्ति है और जो पुरस्कार मिला है, साथ ही बीपीएससी, सीडीपीओ, AAO और ऑडिटर का प्रीवियस ईयर प्रश्न भी इसमें दिया गया है सेट के रूप में। तो इस बुक को जितना भी सेट कराया जा रहा है अच्छे से कीजिए, क्योंकि आने वाला जो बीपीएससी का एग्जाम है, चाहे वो टीचर का एग्जाम हो या फिर 69th बीपीएससी हो, दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तीसरा सेट है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि झारखंड के विभाजन के पूर्व बिहार में लोकसभा और राज्यसभा के सीटों की संख्या कितनी थी। पूछ रहा है कब, तो झारखंड राज्य के विभाजन से पहले। तो झारखंड राज्य से विभाजन से पहले जो लोकसभा की सीट थी दोस्तों वो कितनी थी, तो लोकसभा का सीट जो था दोस्तों वो था 54 और राज्यसभा का जो सीट था वो था 22। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। और अभी करंट में पूछे विभाजन के बाद, तो विभाजन के बाद जो अब बिहार में सीट बचा है वो कितना बचा है, तो 40 है लोकसभा का सीट। और राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें तो 16 सीट है बिहार से। ठीक है, ये कहाँ पे है, तो लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा में। तो याद रखिएगा झारखंड कब विभाजित हुआ था बिहार से, तो ये विभाजित हुआ था 2000 ईस्वी में और डेट याद रखिएगा 15 नवंबर को। 15 नवंबर को ही क्यों, क्योंकि इसी दिन बिरसा मुंडा का जन्मदिन होता है। ठीक है, और झारखंड वाले बिरसा मुंडा को भगवान की तरफ पूजते हैं, तो ये डेट याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ सब बिहार से। ठीक है, झारखंड अलग होने से पहले लोकसभा राज्यसभा का सीट आपको पूछा गया था इसमें, तो 54 लोकसभा और राज्यसभा में 22 सीटें थी। जब अलग हो गया तो बिहार में बचा 40 लोकसभा का सीट और 16 राज्यसभा का सीट। ठीक है, वहीं विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में कितना सीट है बिहार में, तो 243 विधानसभा में सीट है। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन आपको बनता है तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। तो बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 बार। कितना बार, तो 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। ठीक है, आप लोग को कमेंट करके बताना है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था। बिहार में राष्ट्रपति शासन जो लगा था पहली बार कब लगा था, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। आप लोग कमेंट करके नहीं बताते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोग सर्च करके अगर उसी चीज़ को कमेंट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। हिंट के लिए आपको हम बता देते हैं कि जब पहली बार शासन लगा था राष्ट्रपति शासन, उस समय बिहार का जो राज्यपाल था वो राज्यपाल कौन था, तो राज्यपाल था दोस्तों नित्यानंद कानूंगो। कौन था, तो नित्यानंद कानूनगो, ये राज्यपाल था जब पहली बार क्या लगा था, राष्ट्रपति शासन लगा था बिहार में। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है। तो राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कौन कर सकता है, तो देखिए राज्यपाल जो है दोस्तों वो राष्ट्रपति के द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है। ठीक है, संविधान में राज्यपाल का पद है और राष्ट्रपति के द्वारा ही इसको नियुक्त किया जाता है राज्यपाल को। ठीक है, और राष्ट्रपति ही इसको क्या कर सकता है, बर्खास्त कर सकता है। ठीक है,
इस पे महाभियोग नहीं लगता है, याद रखना है, इस पे महाअभियोग नहीं लगता है। इसको राष्ट्रपति क्या करता है, बर्खास्त कर सकता है और नियुक्त कर सकता है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति पे बात करें, राष्ट्रपति जो केंद्र में होता है, सॉरी अरे यार क्या होगा, हाँ, राष्ट्रपति पे हम क्या लगा सकते हैं, महाभियोग लगता है, महाभियोग लगता है, ठीक है। राष्ट्रपति पे क्या लगता है, तो महाभियोग लगाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो राज्य मंत्री परिषदों का जो बैठक होता है उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है। तो राज्य मंत्री परिषद की बात की जा रही है, तो इसका अध्यक्षता मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। या पूछे राज्य मंत्री परिषद का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, तो मुख्यमंत्री ही होता है। जो मंत्री परिषद होता है वो मुख्यमंत्री के अंतर्गत ही काम करता है, वही उसका प्रमुख होता है और उसकी बैठक का अध्यक्षता भी मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाअधिवक्ता का वर्णन किया गया है। तो महाअधिवक्ता का जो वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 165 में। याद रखना है, अनुच्छेद 165 में किसका वर्णन किया गया है, महाअधिवक्ता का वर्णन किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन लेगा। तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय जो लिया जाएगा दोस्तों वो विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया जाएगा। किसके द्वारा, तो विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा। और धन विधेयक जो है वो राज्य में विधानसभा से ही पास होता है, ठीक है, विधानसभा से पास होता है, ठीक है। और विधानसभा के जो अध्यक्ष है वही इसका निर्णय ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहा था। तो बिहार के मुख्यमंत्री के पद पे सबसे कम समय तक रहने वाला व्यक्ति पूछा जा रहा है, तो सतीश प्रसाद सिंह जो है दोस्तों वो बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे थे। बिहार में बात करें तो प्रथम मुख्यमंत्री थे बिहार के श्री कृष्ण सिंह। और श्री कृष्ण सिंह के बाद दोस्तों शायद ही कोई मुख्यमंत्री हुआ लालू प्रसाद यादव तक जो उन्होंने 5 साल पूरा किया, ठीक है। श्री कृष्ण सिंह के बाद सीधे लालू प्रसाद यादव ही जब 1995 में सरकार बनती है तो अपना 5 साल का टर्म पूरा कर पाते हैं, ठीक है। बाकी सभी 2 साल 4 साल रह के ही सरकार गिर जाती रही, हमेशा बिहार में यह समस्या रहा, ठीक है। अगला है, दिए गए विकल्पों में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन है। तो सबसे कम जिला वाला प्रमंडल जो है दोस्तों वो कौन है, तो वो है भागलपुर। भागलपुर प्रमंडल में केवल 2 जिला है, एक है भागलपुर और दूसरा है बांका, ठीक है, बांका। बस 2 जिला है किसमें, तो भागलपुर प्रमंडल में। और बिहार में बात करें तो टोटल 9 प्रमंडल है, ठीक है, 9 प्रमंडल है बिहार में। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग किस प्रमंडल में हैं, ठीक है, किस प्रमंडल में आपका डिस्ट्रिक्ट आता है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं बिहार के, अगर आप बिहार से देख रहे हैं तो आपका जो जिला है वो किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। जल्दी से बताइए, अगर आपको आता है तो, और नहीं आता है तो सर्च करके बताइए, ठीक है, लेकिन कमेंट करके जरूर बताइए। अगला है, किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है। तो किसी भी राज्य का जो वैधानिक प्रधान होता है दोस्तों वो होता है राज्यपाल। और राज्यपाल की बात करें, ठीक है, तो किसी भी राज्य का क्या होता है, वैधानिक प्रधान होता है। और राज्यपाल ही दोस्तों मुख्यमंत्री का शपथ भी दिलवाता है, ठीक है। अगला है, बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो बोला गया है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितना सीट आरक्षित है। तो बिहार में लोकसभा की बात करें तो 40 सीट जो है लोकसभा में है बिहार में। और इस 40 सीट में पूछ रहा है अनुसूचित मतलब एससी के लिए कितना सीट रिजर्व है। तो यह है दोस्तों 6 सीट। 6 सीट जो है दोस्तों वो एससी के लिए रिजर्व है, ठीक है। अगला है, उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो भारत का पहला राज्य जो कि उर्दू भाषा को क्या किया है, दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दिया है, तो ये हो जाएगा दोस्तों बिहार। बिहार के द्वारा दिया गया है। तो
अगर पूछे इस तरह से ना पूछ के, अगर पूछे कि बिहार का दूसरी राजभाषा क्या है, जो कि आप पहले सेट में देखे भी होंगे, अगर पहला सेट आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है तो उर्दू भाषा जो है दोस्तों भारत का पहला राज्य है। ठीक है, साथ ही दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आपका सपोर्ट रहा तो जितना भी 45 सेट है, इसमें 45 सेट है बिहार स्पेशल का, तो 45 सेट आपको कवर करा दिया जाएगा एकदम डिटेल के साथ। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। और वही बात करें पहली राजभाषा कौन है बिहार की, तो पहला राजभाषा तो आप लोग जानते ही हैं, हिंदी है। कौन सा है, तो हिंदी है। और बिहार का एकमात्र भाषा जो कि 8वें शेड्यूल में शामिल है, जल्दी से बताइए कौन सी भाषा है जो शेड्यूल भारतीय संविधान के शेड्यूल 8 में, अनुसूची 8 में शामिल है, कौन है, तो वो है दोस्तों मैथिली। मैथिली, अब देखिए स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था, तो आप याद रखिए शेड्यूल या फिर अनुसूची 8 में शामिल किया गया है मैथिली को। अगला है जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है। जो जिला परिषद का जो अध्यक्ष है अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो अपना त्यागपत्र जो जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं वो जिला दंडा अधिकारी को देते हैं। किसको, तो जिला दंडा अधिकारी जो होते हैं उसे जिला परिषद के अध्यक्ष त्यागपत्र देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है। तो आप लोग ध्यान देंगे तो नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करने वाला राज्य है दोस्तों किशनगंज। किशनगंज, साथ ही नेपाल और यूपी से सीमा साझा करने वाला बोलेगा तो वो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, पश्चिमी चंपारण जो है वो नेपाल और यूपी दोनों से सीमा साझा करता है, और नेपाल और पश्चिम बंगाल से पूछे तो किशनगंज। किशनगंज बात करें तो बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा जो होता है वो किशनगंज में ही होता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। अगला है किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो सबसे लंबी नेपाल जो है सबसे लंबी सीमा साझा करता है किस राज्य के साथ, तो वो करता है बिहार के साथ। किसके साथ, बिहार के साथ, याद रखिएगा बिहार के साथ सबसे लंबी सीमा शेयर करता है कौन, तो नेपाल। अगला है निम्नलिखित में से कौन बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी पूछ रहा है दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपको सोमेश्वर श्रेणी। सोमेश्वर की श्रेणी जो है दोस्तों बिहार, इस पे बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है। ठीक है, अगला है बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिला में होता है। तो सबसे अधिक वर्षा जो होता है बिहार में किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में। कहां पे, तो किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में होता है। अगला है बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेंदई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया था। तो बिहार में जानते हैं कि बाढ़ जो है सबसे बड़ी आपदा है और कोसी नदी यहाँ सबसे ज़्यादा बाढ़ लाती है, इसीलिए कोसी को बिहार का शोक नदी भी बोला जाता है। और सेंदई फ्रेमवर्क जो लाया गया था आपदा प्रबंधन के लिए बिहार में, और ये लागू किया गया है दोस्तों कब, तो 2015 में लागू किया गया था। ठीक है, कब, तो 2015 में। अगला है बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है। तो जूट उत्पादन में पूछ रहा है कौन सा जिला नंबर 1 है दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपको पूर्णिया जिला। पूर्णिया जिला जो है दोस्तों जूट उत्पादन में नंबर 1 है बिहार में। और अगर पूछे भारत में नंबर 1 राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल जो है दोस्तों जूट उत्पादन में नंबर 1 है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला है गंगा के दक्षिण भाग के मैदान में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो आप सभी लोग को पता होगा कि गंगा जो है बिहार के बीचों बीच बहती है। मान लीजिए अगर बिहार की नक्शा इस तरीके से है तो बीचों बीच गंगा बहती है, और नीचे वाले भाग को बोलते हैं, ऊपर वाले भाग को उत्तरी बिहार और नीचे वाला भाग को दक्षिणी बिहार। ठीक है, दक्षिणी बिहार। ठीक है, उत्तरी बिहार जो नेपाल से सटा हुआ है ये उत्तरी बिहार का है, और नीचे यूपी वाला से सटा हुआ है वो दक्षिणी बिहार है। तो दक्षिणी बिहार में पूछ रहा है मिट्टी कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो गंगा के दक्षिणी भाग में जो पाई जाती है दोस्तों वो पाई जाती है कैवाल मिट्टी। कौन सा मिट्टी, तो कैवाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अगला है कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है। तो कर्मनाशा नदी जो है दोस्तों ये बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है, तो ये मिलती है दोस्तों चौसा के पास।
चौसा के पास बक्सर में एक जगह है चौसा, और यहीं पे गंगा नदी में मिलती है कर्मनासा नदी। कर्मनासा नदी की बात करें तो ये बिहार और यूपी के बीच सीमा का निर्माण भी करती है, ठीक है, सीमा का भी निर्माण करती है। अगला है कांवर झील बिहार के किस जिले में है? तो कांवर झील जो है दोस्तों वो बिहार के बेगूसराय जिला में है। किस जिला में है? तो बेगूसराय जिला में है। और कांवर झील को दोस्तों रामसर साइट भी घोषित किया गया है, रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। और ठीक है, तो रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है किसको? तो कांवर झील को। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में है? तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में है। तो मुंगेर में जो जलकुंड है वो है सीता कुंड, रामेश्वर कुंड और ऋषि कुंड। तीनों जो है दोस्तों मुंगेर में है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त से एक से अधिक, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। सीता कुंड, ऋषि कुंड और रामेश्वर कुंड, ये तीनों दो है दोस्तों कहाँ पे है? मुंगेर में, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बीपीएससी इस तरीके से ऑप्शन देके पूछती है। अगला है राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राजपुर नहर परियोजना पूछ रहा है किस नदी पे स्थित है? तो ये जो है दोस्तों ये किस नदी पे स्थित है? तो कोसी नदी पे। किस नदी पे? कोसी नदी पे। और कल हम लोग पढ़े थे त्रिवेणी नहर परियोजना, त्रिवेणी नहर परियोजना। और ये त्रिवेणी नहर परियोजना जो है दोस्तों ये किस नदी पे है? तो ये जो है दोस्तों गंडक नदी पे है, तो इसको भी ध्यान रखना है। ये भी बिहार में ही है, त्रिवेणी नहर परियोजना गंडक नदी पे, और राजपुर नहर परियोजना पूछ रहा है तो कोसी नदी पे। अगला क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? मतलब जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला, मतलब सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है बिहार का, ये पूछ रहा है। तो वो हो जाएगा दोस्तों शेखपुरा। शेखपुरा में दोस्तों सबसे कम जनसंख्या है, और सबसे ज्यादा पूछे तो पटना में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, ठीक है। अगला है बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? तो किस जिला की जो महिला है जिसमें जहां पे साक्षरता दर सबसे कम है, ये 2011 के जनगणना के अनुसार, तो ये है दोस्तों सहरसा डिस्ट्रिक्ट। सहरसा जिला में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है, ठीक है। अगला है कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का जो अंतिम शासक था दोस्तों वो कौन था? तो वो है हरि सिंह देव। हरि सिंह देव कर्नाट वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। कर्नाट वंश का जो शासन था दोस्तों वो मेनली मिथिला वाले क्षेत्र में हुआ था। कहाँ पे? तो मिथिला वाला क्षेत्र में कर्नाट वंश का शासन था, इसको याद रखना है। अगला है निम्नलिखित में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर बिहार थी? तो मुंगेर में किस पाल शासक का शासन राजधानी था? तो किसका मतलब कि मुंगेर में दोस्तों पाल शासक का राजधानी था पूछ रहा है। तो ये था दोस्तों देवपाल का पाल शासक देवपाल का जो राजधानी था वो कहाँ पे था? मुंगेर में था। और मुंगेर को दोस्तों एक और लोगों ने राजधानी बनाया था, किसने? तो मीर कासिम ने। तो मीर कासिम ने भी क्या किया था? अपना राजधानी बनाया था। और मुंगेर में बंदूक फैक्ट्री का स्थापना भी दोस्तों मीर कासिम के द्वारा ही किया गया था। बंदूक फैक्ट्री कहाँ पे है बिहार में? तो मुंगेर में, ठीक है, इसको भी याद रखना है। अगला है दरभंगा में एक दुर्ग और जामा मस्जिद का निर्माण कराने वाला सुल्तान कौन था? तो दरभंगा में एक दुर्ग और जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान कौन था? तो वो था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दरभंगा में एक दुर्ग और जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था। अगला है शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त किया था? तो शेरशाह सूरी जो है किससे सहायता प्राप्त किया था जब वो मुगल के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे? और उस समय मुगल शासक पूछेगा कौन था? तो हुमायूं के शासनकाल में। और हुमायूं को दोस्तों कई बार हराता है, ठीक है, कौन? तो शेरशाह सूरी, ठीक है। और ये किससे सहायता प्राप्त था इसको? तो इसको जो है दोस्तों चेरो से सहायता प्राप्त था। चेरो शासक जो था, चेरो का जो शासक था उससे सहायता प्राप्त था। अगला है सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था। तो सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित करके बिहार का प्रभारी किसे नियुक्त किया था?
तो बिहार का प्रभारी जो नियुक्त किया था दोस्तों वो किया था दरिया खान नूरानी को। किसको? तो दरिया खान नूरानी, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? तो पहली बात कि चौसा का युद्ध जो हुआ था शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था, और इस युद्ध में हुमायूं क्या हुआ था? पराजित हो गया था और शेरशाह की विजय हुआ था। ये युद्ध पूछ रहा है कि कब हुआ था, तो ये युद्ध जो हुआ था दोस्तों 26 जून 1539। तो याद रखिएगा 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी जो है हुमायूं को पराजित करने में सफल हो जाता है। अगला है शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था। तो शेरशाह का जो प्रशासनिक प्रयोगशाला था वो कहाँ पे था? तो वो था दोस्तों सासाराम में। और शेरशाह का मकबरा भी कहाँ पे है? तो शेरशाह का मकबरा भी दोस्तों कहाँ पे है? तो सासाराम में ही है। ठीक है। अगला है शेरशाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया तथा पुनः इसको राजधानी के रूप में विकसित किया। तो शेरशाह जो है दोस्तों पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराता है और अपना राजधानी भी बनाता है। तो पूछा जाए पटना में किसने राजधानी बनाया था? तो शेरशाह ने बनाया था और एक दुर्ग का निर्माण कराया था। उस दुर्ग का क्या नाम था पूछ रहा है, तो वो था तारिक-ए-दाऊदी। तारिक-ए-दाऊदी, क्या नाम था? तारिक-ए-दाऊदी। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अगला है अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया था? तो अकबर के द्वारा 1580 में बिहार में गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया गया था, और ये नियुक्त किया गया था खान-ए-खानम को। किसको? तो खान-ए-खानम को गवर्नर नियुक्त किया था किसने? अकबर ने। और कब? तो 1580 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला है किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था? तो बिहार में सबसे ज्यादा विद्रोह जो हुआ था दोस्तों वो किस मुगल शासक के काल में? तो अकबर के शासनकाल में। किसके? तो अकबर के। अगला है सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? तो गुरु नानक देव जो है दोस्तों बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? तो वो किया था दोस्तों मुंगेर, भागलपुर और राजगीर, तीनों जगह पे गुरु नानक देव क्या करते हैं? भ्रमण किए थे। ठीक है, और ये पहले गुरु थे सिखों के, और सिख के जो लास्ट गुरु थे दोस्तों वो भी, उसका भी जन्म बिहार से है, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, सिख के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म दोस्तों बिहार में ही हुआ है। कहाँ पे? तो पटना में ही। ठीक है, तो आप इसका वहाँ गुरुद्वारा गए ही होंगे पटना अगर गए हैं तो। अगला है मुगल शासक फर्रुखसियार ने अंग्रेजों को बिहार और बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की थी? तो फर्रुखसियार के द्वारा अंग्रेजों को बिहार और बंगाल में व्यापार करने के लिए एक सुनहरा फरमान जारी किया गया था, और ये जो दिया गया था 1717 ईस्वी में। कब दिया गया था? तो 1717 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो अंग्रेज पूछ रहा है, अंग्रेज के द्वारा पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया गया था किस मुगल शासक के शासनकाल में? तो ये जो स्थापित किया गया था शाहजहां के शासनकाल में। शाहजहां के शासनकाल में पटना में फैक्ट्री की स्थापना किया जाता है। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा। अगला है अंग्रेज की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नॉक कब बना था? तो पहले तो इसको याद रखिए कि पटना फैक्ट्री जो अंग्रेजों के द्वारा स्थापना किया गया था इसका प्रधान कौन था? तो जॉब चार्नॉक था। और ये कब बना था प्रधान? तो ये प्रधान बना था दोस्तों कब? तो जॉब चार्नॉक जो है दोस्तों वो प्रधान बनता है 1664 ईस्वी में। कब? 1664 ईस्वी में। कब बना था? तो 1664 ईस्वी में। अगला है बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था रॉल्फ फिच। रॉल्फ फिच जो है दोस्तों पहला अंग्रेज यात्री है जो कि बिहार आया था। अगला है बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार में होम रूल लीग की स्थापना, होम रूल लीग का आंदोलन आप लोग जानते ही हैं, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पुणे में शुरू किया गया था और एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में। ठीक है, तो होम रूल लीग की स्थापना, इसका प्रभाव बिहार में भी पड़ता है। और बिहार में होम रूल लीग की स्थापना जो किया गया था वो किया गया था कब? तो ये किया गया था 16 दिसंबर 1916 में। कब? तो 16 दिसंबर 1916 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहां पे हुआ था?
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो हुआ था दोस्तों, वो हुआ था आपको बिहार में। और बिहार में कहाँ हुआ था? तो पटना के बांकीपुर में हुआ था। पटना के बांकीपुर में हुआ था, ठीक है। और कब? तो 1912 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद 1922 ईस्वी में गया में होता है कांग्रेस का अधिवेशन, और जिसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। तो इसको भी याद रखना है। गया अधिवेशन कब होता है? 1922 में। अगला है मुजफ्फरपुर बम कांड, जो कि 1908 ईस्वी में हुआ था। इसमें किसे फांसी दी गई थी? तो मुजफ्फरपुर बम कांड पूछा जाए कब हुआ था, तो 1908 में। और इसमें जो फांसी की सजा हुई थी खुदीराम बोस को। किसे हुआ था? तो खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बम कांड जो कि 1908 में हुआ था, इसमें फांसी की सजा सुनाई दी गई थी, ठीक है। अगला है चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए जो समिति बनी थी, उसके जो जांच समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो थे विलियम टेलर। विलियम टेलर के नेतृत्व में ये बना था दोस्तों। जब गांधी जी के नेतृत्व में क्या किया गया था? 1917 ईस्वी में क्या किया गया था? यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह होता है नील खेती के विरोध में, और इसी के बाद एक जांच समिति का गठन किया जाता है विलियम टेलर के अध्यक्षता में। अगला है दोस्तों बिहार में आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में सबसे पहला यात्री कौन था? तो बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में सबसे पहला यात्री जो था दोस्तों, वो था आपको मेगास्थनीज। मेगास्थनीज दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है, और इन्होंने दोस्तों इंडिका नामक पुस्तक लिखा है, ठीक है। इंडिका में दोस्तों पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में वर्णन है, ठीक है। और साथ ही इन्होंने ये भी बताया था कि पटना में लकड़ी के मकान थे, तो ये भी बताया था किस पुस्तक में? तो पाटलिपुत्र के बारे में, तो इंडिका में, ठीक है। मेगास्थनीज का बुक है, ठीक है। अगला है 24वें तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी जी का जो जन्म था, अंतिम तीर्थकर थे जैन धर्म के, और इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो कहाँ पे हुआ था? तो वो भी दोस्तों बिहार में ही हुआ था, और कुंडग्राम में। कहाँ पे? कुंडग्राम में। और ये वैशाली में है कुंडग्राम। कहाँ पे है? तो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। अगला है अशोक के स्तंभ लेखों में निम्न में से कौन बिहार में स्थित है? तो दोस्तों अशोक का स्तंभ लेख में पूछ रहा है, तो पहला है लौरिया, अरेराज, लौरिया, नंदगढ़ और रामपुरवा। तीनों ही दोस्तों बिहार में स्थित है। तीनों ही बिहार में स्थित है और चंपारण में स्थित है, तो इसको याद रखेंगे। अगला है कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो पाटलिपुत्र के बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय जो दिया था दोस्तों, वो कनिष्क था। और किसको दिया था? वो दिया था अश्व घोष को। और कनिष्क के शासनकाल में ही चौथी बौद्ध संगति हुई थी। चौथी बौद्ध संगति ईसा की पहली सदी में हुई थी, और कहाँ पे? तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, ठीक है। अगला है तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो 4 बौद्ध संगति होता है दोस्तों, जिसमें तृतीय बौद्ध संगति जो हुआ था वो 250 ईसा वर्ष पूर्व में हुआ था, और इसका जो अध्यक्षता किया गया था दोस्तों, वो किसके द्वारा? तो मोगलीपुत्तिस के द्वारा। मोगलीपुत्तिस के द्वारा किया गया था इसका अध्यक्षता, ठीक है। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था, ठीक है, तृतीय बौद्ध संगति। तो इसको याद रखना है। उसके बाद अंतिम है हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ? तो हर्यक वंश के बाद जो मगध पे वंश का उदय होता है वो होता है शिशुनाग वंश का, ठीक है। शिशुनाग वंश का उदय होता है हर्यक वंश के बाद, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने तीसरा सेट कंप्लीट कर दिया, और 50 क्वेश्चन का ये सेट था बिहार स्पेशल का। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ और अपने ग्रुप में भी इसको शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेट में कल फिर से एक 50 क्वेश्चन के साथ डिटेल में। तो ठीक है, तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहें।